नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार स्पेशल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बिहार हिस्ट्री स्पेशल मैराथन 2 पार्ट 2 लाए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में हमने जो बिहार के स्पेशल हिस्ट्री था उसका पोर्शन देखा था। आज हम बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत जो बिहार में जिन भी टॉपिक से आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, गोखले, अरविंद घोष, राजेंद्र प्रसाद जी, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ठीक है, कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित, इसके अलावा प्रमुख पुस्तकें जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो हमने इसी प्रकार जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पे मैराथन के रूप में लिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी जिनको अभी मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए और साथ में जो है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और इस प्रकार की क्लासेस जो हैं आपको पूरा बीपीएससी टीआरई के लिए आपको तैयार करेंगी। और इससे पहले जो आपको बिहार स्पेशल दिया गया था वो एक्चुअल में बिहार स्पेशल था, लेकिन बिहार स्पेशल में भी बिहार हिस्ट्री में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जिन सेक्शन से आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन टॉपिक्स को लेंगे। और यहाँ पे हम ये जो टॉपिक है पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 से 8 मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएँ होने वाली हैं। और साथ में आप लोग को कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप जो है बीपीएससी टीआरई पीआरटी के लिए जो है स्पेशल 2021 की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट है और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से आपको जो है प्रॉपर पूरा आपको गाइडेंस दिया जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले हमने बिहार स्पेशल का एक मैराथन क्लास लेके आए थे और उससे पहले हमने जो है आपको बिहार स्पेशल में जो आपको जो भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद से रिलेटेड, वो भी हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए हैं। आते हैं टॉपिक पे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी जी से, ठीक है। और आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो अगर किसी महापुरुष से पूछे गए बिहार में तो वो कौन है, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो आते हैं हमारे राष्ट्रपिता, और इनका जो है आपको ऐसे ही जन्म स्थान ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 के मध्य इनका समय है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है और 30 जनवरी 1948 को जो ये शहीद हुए थे, ठीक है। साथ में बात करें अब जन्म की, जन्म यहाँ इनका गुजरात में काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको पता है। जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड से वकालत पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी, तो ध्यान रखिएगा गुजरात के एक व्यापारी का नाम आपको पता होना चाहिए, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। तो आपको गांधी जी से रिलेटेड पहला फैक्ट क्या पता होना चाहिए कि वो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके थे, तो ये ध्यान रखिएगा 1893 से लेकर 1914 के मध्य। उसके बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आ गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गांधी जी भारत कब वापस आए, तो जनवरी 1915 में। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको बताएं तो आपको पता भी होगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किनको कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य पर। पहला तथ्य है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, और आज आपको महात्मा गांधी जी से रिलेटेड और साथ में वह जो है आपको भारत का जो आधुनिक इतिहास है उससे रिलेट करके हम यहाँ पे आपको चीज़ें बताएंगे, जो आपको रिवीजन भी होगा और हेल्प भी मिलेगा। फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। तो आपसे प्रश्न पूछे महात्मा कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। डेट आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, अगर आपको इस टाइप की क्लासेस, जो हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है आपको 10 क्लासेस दी हैं, जिन भी अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है तो इसका भी प्लेलिस्ट हम दे देंगे और चैनल में टेलीग्राम लिंक में भी वहाँ पे दिया गया है। और बहुत ही शानदार तरीके से आप बीपीएससी टीआरई का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 10 क्लास में आप खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे क्लास हैं और आपको लूसेंट वगैरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दिए जो आपके काम के नहीं हैं। आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। तो आपको डेट पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से, रंगून आपका, ठीक है, वहाँ से जो है गांधी जी के नाम प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। और 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी के जन्म के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे है कि गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय नाम के एक राइटर थे, उनकी पुस्तक थी किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ठीक है। तो किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू ये आपको पता होना चाहिए, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। फिर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट,
ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अनटू दिस लास्ट किसकी पुस्तक है, तो जॉन रस्किन की, ठीक है। और इन 2 किताबों से सबसे ज़्यादा गांधी जी प्रभावित थे। तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर है महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए, 1893 में क्या हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है, तो पीटर मैरिट्सबर्ग या पीटर मारिट्सबर्ग, जैसा भी आप इसको करिए, रेलवे स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका में। और इसी रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को 1893 में नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि गांधी जी को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो वो स्टेशन का नाम क्या था, पीटर मैरिट्सबर्ग। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कब ये घटना घटी थी, 1893 में। फिर है 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को संगठित करके नताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। गांधी जी खुद नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए और उसके बाद से उन्होंने जो है नस्लीय भेदभाव के विरोध में जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। और उस प्रक्रिया में 1894 में सबसे पहले नताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ पे की, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1899 में नताल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की थी गांधी जी ने, तो ध्यान रखिएगा। और ये कब की थी, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1899 में द्वितीय बोर युद्ध चल रहा था, उसके दौरान इन्होंने किया था, ठीक है। और इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा 1899 में महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न, अगला आपका टॉपिक है 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र गांधी जी ने प्रकाशन प्रारंभ किया था 1903 में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम अखबार था, ठीक है। तो प्रथम अखबार, जो पहला समाचार पत्र जो गांधी जी ने शुरू किया था वो था 1903 में, इंडियन ओपिनियन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय अप्रवासी समुदाय के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण था, ठीक है। तो 1903 में किया था और दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीय अप्रवासी समुदाय के खिलाफ जो नस्लीय भेदभाव चल रहा था सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ जो है लड़ाई में महत्वपूर्ण उपकरण था, ठीक है। यहीं से लेख वगैरह लिखे जाते थे। और आपसे अगर पूछ ले कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मणिलाल गांधी जी, ठीक है। तो मणिलाल गांधी ये जो है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक थे। और मैं आप लोगों से बस एक ही सहयोग मांगता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। अगर कुछ ऐड वगैरह आते हैं तो आप स्किप करने लायक हो तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक पूरा देख के आप हमें सहयोग करिए। हम आपको बीपीएससी तैयारी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। एक दिन में 3 से 4 वीडियोस तक लेके आएंगे। बस आपको हमें आपका सहयोग चाहिए, इतना सहयोग चाहिए। बाकी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। आते हैं 1904 में क्या हुआ, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर गांधी जी ने नताल में 1904 में फोनिक्स नाम का एक फार्म खोला था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फोनिक्स नाम का फार्म, फोनिक्स सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, तो ये कब खोला था गांधी जी ने, 1904 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1909 में गांधी जी ने पहली पुस्तक लिखी थी अपनी, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी 1909 में। तो ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में। फिर है अनटू दिस लास्ट में पूंजीवाद की आलोचना एवं मानव की गरिमा का वर्णन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। फिर है 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने की थी, आपको पता होना चाहिए, 1910 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कलकत्ता में कांग्रेस के 1901 में हुए अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। ये आपको नहीं पता होगा, आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता में कांग्रेस का 1901 में अधिवेशन हुआ था और पहली बार जो है कांग्रेस के किसी अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो वह था 1901 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। 1912 में क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारत वापस आने के लिए मनाया, ठीक है। गांधी जी से बात किया, गांधी जी को भारत वापस आने के लिए मनाया कि आपकी ज़रूरत अब यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर 1915 में गांधी जी ने 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे, ठीक है। आते हैं, और बीपीएससी तैयारी में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपका 6 से 8 वाले सेगमेंट में जीएस में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के विरोध किया था 1913 में। तो ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट 1913 का था और इसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने विरोध किया था। कैसे विरोध किया था, ग्रेट मार्च निकाला था, द ग्रेट मार्च ऑफ गांधी, ठीक है। ग्रेट मार्च के नाम से फेमस है, जैसे आप दांडी मार्च सुने हैं तो वैसे ही ग्रेट मार्च, ठीक है। ग्रेट मार्च का मतलब होता है बहुत ही महान मार्च जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े। तो ये कब हुआ था, तो 6 नवंबर 1913 को। आपको डेट और ईयर याद होना चाहिए, अब की बार ये पूछ सकता है। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काले कानून के खिलाफ ग्रेट मार्च निकाला था। और ये कहाँ से कहाँ तक निकाला था, बीपीएससी तैयारी 6 से 8 में क्या पूछा था कि कहाँ से कहाँ तक गांधी जी ने मार्च निकाला था, तो आंसर था आपका न्यू कैसल से ट्रांसवाल।
ठीक है। बीच में डरबन भी पड़ा था, लेकिन न्यू कैसल से डरबन नहीं आंसर होगा, न्यू कैसल से ट्रांसवाल। क्लियर है। तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक गांधी जी ने मार्च किया था 6 नवंबर 1913 को, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा था, फिर भारतीय राहत बिल पास हुआ था। ये गांधी जी की जो है सबसे बड़ी जीत थी भारत वापस आने से पहले। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, और आप लेवल आप देखिए बीपीएससी ने ऑलरेडी इतने प्रश्न पूछ लिया, वो लेवल बढ़ा रहा है, तो इसीलिए हम आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको लूसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, और यहाँ से आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएंगी। फिर है गांधी जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। ठीक है, और 1916 की अगर बात करें तो 1916 में बीएचयू का जो उद्घाटन था, ठीक है, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उस समय वो आए थे उद्घाटन समारोह में, और गांधी जी ने वहाँ पे व्याख्यान दिया था। और बीएचयू की स्थापना किसने की थी, आप कमेंट करके बताएं हमें। फिर है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले, उन्हें चंपारण नील किसानों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया, और गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध एवं न्योता दिया था, ये भी आपको पता है। फिर है 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसको प्रथम भूख हड़ताल बोलते हैं। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, इसको प्रथम असहयोग आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, CAK ऐसे करके याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो है अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918 में हो, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहले कौन हुआ, तो पहले चंपारण, देन अहमदाबाद, देन खेड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा बोला गया, अहमदाबाद मिल हड़ताल को भूख हड़ताल थी, खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग। फिर आगे बढ़ते हैं। 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो यंग इंडिया आपने सुना है, पढ़ा है, तो आज फिर से जान लीजिए कि यंग इंडिया नामक जो है अंग्रेजी पत्रिका को किसने निकाला था, तो गांधी जी ने प्रकाशन किया था 1919 में। क्लियर है। और इसके अलावा न्यू इंडिया आपने एक सुना होगा, तो न्यू इंडिया ध्यान रखिएगा, वो एनी बेसेंट का है। ठीक है, तो न्यू इंडिया आपका एनी बेसेंट का है। आगे बढ़ते हैं। 1919 में नवजीवन, ये गांधी जी का पहला गुजराती अखबार था। ठीक है, तो अभी तक आपने कौन कौन से अखबार गांधी जी के देख लिए हैं, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक है, अभी एक और बाकी है। फिर आते हैं 1921 में, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, आपका रिवीजन हो गया, आपने पढ़ा था, डेट आपको याद होना चाहिए, 6 फरवरी 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान, ये भी प्रश्न पूछा गया था। फिर 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आपसे प्रश्न पूछे कि कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष गांधी जी कब बने थे, किस वर्ष, तो 1924 के अधिवेशन में। फिर 1925 महत्वपूर्ण है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन जो चरखा संघ होता है, ठीक है, की स्थापना गांधी जी ने 1925 में की थी, पटना में की थी, तो बिहार स्पेशल आपका बन गया। ठीक है, गांधी जी ने की थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। क्लियर है। तो अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन 1925 में पटना में गांधी जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की आत्मकथा, तो गांधी जी की आत्मकथा आपको पता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कथा, ये गांधी जी की आत्मकथा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ से आपने प्रश्न ऑलरेडी देख लिया है टीआरई में। तो हरिजन सेवक संघ को अस्पृश्यता निवारण संघ बोला जाता था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसको बाद में चलकर हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। और गांधी जी ने इसकी स्थापना कब की थी, 30 सितंबर 1932। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ठीक है, गांधी जी ने कब की थी, तो 30 सितंबर 1932 को। और फिर हरिजन सेवक संघ, ठीक है, और किस नाम से की थी, तो अस्पृश्यता निवारण संघ था, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से। लेकिन 1933 में, ठीक है, इसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया था, हरिजन सेवक संघ कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा। और पूछेगा स्थापना कब हुआ, तो 30 सितंबर 1932। और अगर आपसे पूछे कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला। प्रथम सचिव कौन थे, तो अमृतलाल ठक्कर। ठीक है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने 1933 से किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपने 4 हो गया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ठीक है, यंग इंडिया और हरिजन, ये 4 पत्रिकाएं गांधी जी की आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1934 गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। ठीक है,
फिर जब 1940 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब अपने चरम पे पहुंच रहा था तो फिर से गांधी जी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली थी, ठीक है। तो 1934 में गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया था और फिर वहाँ से जो है दलितों के उत्थान वगैरह के लिए, गरीबों के उत्थान वगैरह के लिए काम करना स्टार्ट किया था। अब आते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। हिंद स्वराज 1909 में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कथा, इनकी आत्मकथा है। गोखले मेरे राजनीतिक गुरु पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज भी पूछा गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी जी की पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत और गीता माता, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं पर, ठीक है। अब इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, लुईस फिशर, ठीक है। लुईस फिशर कौन थे? तो लुईस फिशर को जो है गांधी जी की इन्होंने जीवनी लिखी थी। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि गांधी जी की जीवनी किसने लिखी थी, तो लुईस फिशर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को आप जानते हैं, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यानी भारत का अनआधिकारिक दूत, कहाँ पे? तो ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में इतना काम किया था इन्होंने कांग्रेस की स्थापना से पहले, 20 साल पहले। इनको क्या कहा जाता था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री थे, कपास के व्यापारी थे। तो कपास के व्यापारी थे और सबसे सम्मानित आरंभिक राष्ट्रवादी उदारवादी नेता थे। सबसे सीनियर कांग्रेस के नेता थे ये, जब कांग्रेस की स्थापना होती है, इसलिए इनका रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा था। 1892 से 95 के मध्य वो यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, फिन्सबरी सेंट्रल कंस्टिट्यूंसी से। जैसे आज लोकसभा होता है तो वैसे ही वहाँ का जो था फिन्सबरी सेंट्रल नामक जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुने गए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सांसद चुने गए थे, सांसद एमपी चुने गए थे 1892 से 95, और लिबरल पार्टी के टिकट पे चुने गए थे 1892 में। 3 साल का कार्यकाल होता था उस समय। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो भारतीय मुद्दे थे, भारतीय राजनीतिक मुद्दे थे, उनको वहाँ पे उठाया था। इनकी प्रमुख रचनाएं ध्यान रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में गांधी पब्लिश हुई थी। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। फिर दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के एकमात्र कांग्रेसी थे, ठीक है, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। 1886 से कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। तो 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और स्वराज की पहली बार मांग जो की थी, ये कांग्रेस अध्यक्ष थे 1916 में, जब 1906 में, और स्वराज की पहली बार यहाँ पे मांग की गई थी। फिर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण, 1866 में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। पूछा गया ये प्रश्न। प्रमुख अखबार, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। रस्त गुफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। सबसे महत्वपूर्ण जिसके वजह से पॉपुलर हुए थे, तो धन का निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इन्होंने 1867 में बताया था। और उस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सहयोग करें, अपना सहयोग दें, और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अब आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में सबसे पहला तथ्य आपको जानना है। हम अभी जो है महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके 1885 से 1905 के मध्य सक्रिय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता था। तो राष्ट्रगुरु के नाम से किनको जाना जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, भारत सभा बोला जाता। कब स्थापना की थी? 1876 में, ठीक है। और ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में महत्वपूर्ण थी, जो भारत के राजनीतिक मुद्दों को उस समय उठा रही थी। फिर आगे बढ़ते हैं। 1886 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। 1871 में सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय बने थे, ठीक है। आप पहले भारतीय का नाम कमेंट करके बताइए कि पहले भारतीय कौन थे जो सिविल सेवा उत्तीर्ण किए थे। फिर द बंगाली समाचार पत्र का उन्होंने 1879 में शुरू किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द बंगाली या बंगाली समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी से। क्लियर है? 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे प्रमुख सार्वजनिक नेता थे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये 1903 से 1905 के मध्य होगा।
जो बंगाल विभाजन के बारे में जो जानकारी थी वो कांग्रेस को मिल गई थी 1903 में ही, ठीक है। तो 1903 से लेकर 1905 के मध्य जो है कांग्रेस का जो उदारवादी दल था वो अपने तरीके से उनका तरीका क्या था कि जाके पत्र व्यवहार करते थे, पत्र लिखते थे सरकार को, ठीक है, उनसे बातचीत करने के लिए जाते थे, जो है पिटीशन वगैरह लेके जाते थे। तो उसके माध्यम से इन्होंने बहुत प्रयास किया, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने। उनको लीड कौन कर रहा था? तो सूर्यनाथ बनर्जी। ये बहुत प्रयास किया, लेकिन फाइनली 1905 में विभाजन हो गया, ठीक है। वहाँ से फिर जो गरम दल के जो कांग्रेस के नेता थे, ठीक है, अति राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे बालपाल लाल और अरविंदो घोष, वहाँ से 1905 के बाद उन्होंने लीड किया। अब आते हैं कांग्रेस से अलग होने के पश्चात इन्होंने 1919 में कांग्रेस से अलग हो गए थे फाइनली, ठीक है। फिर इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यनाथ बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे, और महादेव गोविंद रनाडे के दो शिष्य थे, एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, एक थे तिलक। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव गोविंद रनाडे कितने महान व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान शिष्यों को जो है उन्होंने मतलब उनको शिक्षा दी, ठीक है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और किसके शिष्य थे? तो महादेव गोविंद रनाडे के। फिर भारत का ग्लेड स्टोन किसे बोला जाता है? भारत का ग्लेड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को। इनको इकोनॉमिक्स की तगड़ी नॉलेज थी, अर्थव्यवस्था की तगड़ी नॉलेज थी, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की भी, तो इस वजह से इनको भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता था। आपसे प्रश्न पूछता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 1905 में? तो आपका आंसर होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 1915 में हो जाती है। और समाचार पत्र, इनका ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का हितवाद, ठीक है। तो हितवाद जो है इनको 1911 में इन्होंने समाचार पत्र स्टार्ट किया था। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा, डायमंड ऑफ इंडिया कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक पर, ठीक है। अब अभी तक जो है हमने अब हम यहाँ से अति राष्ट्रवादी या गरम दल के नेताओं के बारे में जानेंगे, अति राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे महान कौन है? तो सबसे महान है बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। पहला इनको किसकी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता था। बेलेंटाइन चिरोल, ठीक है। तो बेलेंटाइन चिरोल नाम के एक राइटर थे, फॉरेन राइटर थे। इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। भारतीय अशांति का जनक का क्या मतलब होता है, आप इसको भी समझिए। तो भारत में अशांति जो फैली रहती थी 1895 के बाद से, तो उसमें अगर देखा जाता था तो बाल गंगाधर तिलक का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली योगदान रहता था। जैसे आपने जो है प्रश्न आया था आपका पीआरटी में कि जो है रैंड की हत्या, ठीक है, पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या जो हुई थी, उसमें भी इनडायरेक्टली इनका योगदान था, ठीक है। इसके वजह से उस समय इनको 18 महीने की जेल भी हुई थी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर जब जो है 1908 में प्रफुल्ल चाकी और उनके सहयोगी ने, ठीक है, जब मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया, तो उस समय भी जो है इन्होंने लेख लिखा था, और उस लेख के बाद इनको 6 साल की सज़ा हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार इनके लेखों से कितना घबराती थी। तो इसीलिए बेलेंटाइन चिरोल ने इनको क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक, यानी ये भारत में कभी भी अपने लेख से अशांति पैदा कर सकते थे, इनके अंदर इतनी ताकत थी, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। फिर प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं बाल गंगाधर तिलक की? तो ध्यान रखिएगा, द आर्कटिक होम इन बेदास। तो आर्कटिक होम इन बेदास बहुत महत्वपूर्ण है। गीता रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 1890 में ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे तिलक, ठीक है। फिर अखबार है, अखबार इनका था केसरी, मराठी भाषा में था, और मराठा था अंग्रेजी भाषा में। जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है, जस्ट उल्टा कर दीजिए। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। मराठा अंग्रेजी भाषा में, तो केसरी मराठी भाषा में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 22 जून 1897 को देखिए आप जरा, 22 जून 1897 को क्या घटना हुई थी? तो चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और अन्य ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये कांड किसने किया था? तो चापेकर बंधुओं ने, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। आप लोगों में से कई लोगों ने सिर्फ इतना ही जानते हुए कि चापेकर बंधु थे, आपने गलत कर दिया होगा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना आपको, चापेकर बंधु हैं तो आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। और हम इनका इस घटना को क्यों याद कर रहे हैं तिलक के बारे में पढ़ने के बीच में, तो उसको भी हम बताते हैं। तिलक पर
हत्या के लिए उकसाने के आरोप में 18 महीने की कैद की सज़ा मिली थी, इसलिए हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे रखा, ठीक है। और तिलक ने एक नया नारा अपनाया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। और नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने बोला था, तो आपका आंसर होना चाहिए तिलक। लेकिन अगर स्पेशली आपसे पूछे कि यह नारा किसने गढ़ा था, किसने तैयार किया था, तो यह नारा उनके सहयोगी थे जोसेफ बैप्टिस्टा, जिनको काका बैप्टिस्टा भी बोला जाता था, तो उन्होंने किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तिलक पर ब्रिटिश सरकार ने 3 बार राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया था। जान लीजिए कब कब, 1897 में जब रैंड हत्या हुई थी, जब उन्होंने लेख लिखा था तब, फिर 1909 में मुजफ्फरपुर बम कांड, 1908 को समर्थन देने पर इन्होंने स्वराज का आह्वान वगैरह किया था, 6 साल कारावास मिली थी, मांडले जेल में गए थे। फिर 1914 में वापस आ गए थे। फिर 1916 में क्या हुआ, 1916 में जो है तिलक के स्वशासन पर व्याख्यान को लेकर जब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, अप्रैल 1916 में तिलक ने जब होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो इन्होंने स्वशासन पर कुछ तगड़ा व्याख्यान दिया था और उससे जो है इनको अंग्रेज सरकार ने फिर से राजद्रोह का मुकदमा कर दिया था। और अगर आपसे पूछे कि 1909 और 1916 में जब तिलक पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चला तो इनके वकील कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इनके वकील थे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन गलती से उसमें यात्रा कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, ठीक है, ये आपको पता भी है, कई बार रिवीजन भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। और यहाँ पे बात करें तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न आपसे पूछा था कि किसको फांसी दिया गया था मुजफ्फरपुर कांड में 15 मार्च को पेपर में, तो आपका आंसर था खुदीराम बोस, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे नोट्स हैं और आपको एक बार में आपको समझ में आ जाएगी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, ठीक है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और बीपीएससी टीआरई के हिसाब से ही बनाई गई है। आप यहाँ पे नोट्स को देखते हुए समझ सकते हैं। फिर तिलक ने अपने अखबार में केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव किया था और तत्काल स्वराज का आह्वान किया था। सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया एक्शन लेते हुए और न्यायाधीश दिनसा डी डावर थे, उन्होंने मांडले बर्मा जेल में 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी, 1000 रुपये जुर्माना, ये सब नहीं पूछेगा, बस आपसे 6 साल, ठीक है। और तिलक ने अपने अखबार केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव किया था। फिर 1909 और 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के वकील थे, ठीक है। फिर 1914 में तिलक जेल से छूटे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लग गए, ठीक है, 6 साल जेल में रहे। जैसे जेल से छूटे फिर से इनके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना एकदम से बाहर आने लगी कि कैसे जो है भारत माता की सेवा की जाए। फिर उन्होंने 1916 में फाइनली जो है स्थापना किया था किसका, तो होम रूल लीग का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक के प्रयास से उदारवादियों एनी बेसेंट के प्रयास, ठीक है, और उग्र राष्ट्रवादियों तिलक के प्रयास के बीच से सुलह और उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस में फिर से जो है समझौता हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, तो लखनऊ कांग्रेस में क्या हुआ था अधिवेशन में, तो जो गरम दल था वापस से कांग्रेस में जुड़ गया था। गरम दल की तरफ से तिलक ने प्रयास किया था और उदारवादियों की तरफ से एनी बेसेंट ने प्रयास किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और साथ में जिन्ना के साथ में लखनऊ समझौता भी इसमें हुआ था, इस अधिवेशन में। फिर अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। स्थान क्या था, तो बेलगांव कर्नाटक, याद कर लीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ था, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आपका आंसर होना चाहिए पूना, ठीक है। ये सबसे सही जानकारी है आपको कि उन्होंने किस स्थान पे, अगर पूछे कि किस स्थान पे होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए बेलगांव कर्नाटक। लेकिन अगर पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो पूना में था, ठीक है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वही इनके सहयोगी पुराने जोसेफ काका बैप्टिस्टा। सचिव कौन थे, तो एनसी केलकर। मृत्यु इनकी 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय जी, तो लाला लाजपत राय जी कौन थे, तो ये पंजाब से केसरी या शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। इनकी पुस्तकें याद रखिएगा, आर्य समाज 1915, अनहैप्पी इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908, ये सब महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, यंग इंडिया इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसके अलावा पूछें आपसे अखबार, तो वंदे मातरम उर्दू में, ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल वाला जिससे अरबिंदो घोष संबंधित था वो अलग है, ये अलग है, वो बंदे था, ये वंदे है, फ़र्क है दोनों में, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो वंदे मातरम उर्दू में अखबार था इनका और पीपल नाम से अंग्रेजी में अखबार इन्होंने निकाला था। फिर आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मेजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जो है जीवनी लिखी थी, तो ध्यान रखिएगा।
और मृत्यु उनकी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ था। फिर उन्हीं से इनका जो है बीमार मतलब काफ़ी ज़्यादा घातक चोटें लगी थी, फिर उनकी जो है देहांत हो गया था। आते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। इनकी पुस्तकें कौन सी हैं? तो इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, द सोल ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको इंडियन नेशनलिज्म ही याद रखना, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, इंडियन नेशनलिज्म ही याद रखना। पत्रिकाएं कौन सी थी इनकी? तो परिदर्शक, द न्यू इंडिया, द इंडिपेंडेंट इंडिया, द डेमोक्रेट, ठीक है। वंदे मातरम जो आपसे पूछा गया था तो देख लीजिए ध्यान से। तो वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम आपसे पूछा गया था 15 मार्च को। तो 1905 में स्थापना की थी किसने? तो जो है बिपिन चंद्र पाल ने। और पूछे संपादक आपसे पूछा गया था तो आपका आंसर था अरबिंदो घोष। और इतनी सी चीज़ जो है, बिहार में कई सारी कोचिंग्स को इतना सा जानकारी नहीं पता था, आप लोग को गलत वो लोग गुमराह कर रहे थे इस बारे में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। संपादक कौन थे वंदे मातरम अखबार के? तो अरबिंदो घोष। और वंदे मातरम अखबार की स्थापना किसने की थी? तो बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है। अब आते हैं, अब हम अरबिंदो घोष के बारे में भी जान लें, ठीक है। पुस्तकें कौन सी इनकी? तो द लाइफ डिवाइन बहुत महत्वपूर्ण है, द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अरबिंदो घोष का द लाइफ डिवाइन बहुत महत्वपूर्ण है, द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और वंदे मातरम अखबार के संपादक थे, ठीक है। फिर आते हैं अलीपुर बम प्रकरण क्या था? तो अलीपुर बम प्रकरण 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें अरबिंदो घोष, उनके भाई बारिंद घोष पर तथा अन्य 38 लोगों पर मुकदमा चला था। तो अलीपुर बम प्रकरण ध्यान रखिएगा, अरबिंदो घोष से संबंधित था। और इनके वकील थे सी आर दास, ठीक है। तो सी आर दास ने जो है, चितरंजन दास ने जो है अरविंद घोष को बचा लिया था अपनी काबिलियत के दम पे, तगड़े वकील थे, इन्होंने अरविंद घोष को बचा लिया था। आगे बढ़ते हैं। और इन पे अलीपुर जो बम प्रकरण था, अलीपुर बम प्रकरण किस पे चला था? तो मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या का प्रकाश, जो डगलस किंग्सफोर्ड जिसकी हत्या की थी जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, तो उस पर उकसाने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए हत्या के प्रयास में इनको मतलब इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, ठीक है, क्योंकि वो लोग इन अनुशीलन समिति से भी जुड़े थे, ठीक है। तो जो प्रफुल्ल चाकी थे और उनके सहयोगी थे तो वो अनुशीलन समिति से भी जुड़े थे, तो इस वजह से जो है इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन इनको फिर फाइनली बचा लिया गया था। और अलीपुर षड्यंत्र कांड नाम से अभियोग इनके ऊपर चलाया गया था। अब आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान लीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका पहला जुड़ाव 1906 में कलकत्ता सत्र के दौरान हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ये कब जुड़े थे? तो 1906 के कलकत्ता सत्र के दौरान। और राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, हमने पिछले क्लास में बात किया था। और वह औपचारिक रूप से 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। तो राजेंद्र प्रसाद जी की भी और जवाहरलाल नेहरू जी की भी पहली मुलाकात गांधी जी से 1916 में, क्योंकि गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 वाला अधिवेशन ही पहली बार भाग लिया था, बाकी उससे पहले 1901 में तो लिया ही था। 1917 में राजेंद्र प्रसाद जी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल हुए थे, पता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में पटना के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये आपको नहीं पता होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्पेशल में पूछ सकता है आपसे। तो राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में पटना के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1934 में बिहार भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए बिहार केंद्रीय राहत समिति की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण आपका, ठीक है। 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1939 वाला भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1939 वाला जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने जब पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, फिर जो सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के, फिर गांधी जी से विरोध के कारण जो है मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जब पोस्ट खाली हुआ कांग्रेस अध्यक्ष का, तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। वे देश नामक हिंदी साप्ताहिक के संपादक थे, बहुत महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल के लिए। तो देश नामक हिंदी साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। और इन्होंने सर्चलाइट के लिए भी लेख लिखा था। सर्चलाइट किसका था? तो सर्चलाइट था सच्चिदानंद सिन्हा का, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है सर्चलाइट प्रकाशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा, साथ से सर्चलाइट, साथ से सच्चिदानंद सिन्हा, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। और देश नाम का हिंदी साप्ताहिक संपादक राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, किसी भी कोचिंग में आपको बस बिहार स्पेशल के नाम पे कुछ भी परोस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं, आपको जो बिहार स्पेशल के लिए पता होना चाहिए वो आपको हम रेडी कर रहे हैं कि बीपीएससी अगर कितना भी एक्सट्रीम पेपर बनाएगा आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
आपसे प्रश्न पूछे कि नेशनल कॉलेज के संस्थापक कौन थे पटना में, तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपको कमेंट करके इसका वर्ष बताना है कि पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में बंद किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1942 के दौरान। और 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी तो आपको पता है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, उनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। और इन्होंने अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया था, उस समय अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया था। 1946 में संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर हम आपसे पूछें कि किस डेट में किया गया था तो आपको पता होगा कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को संविधान सभा का दूसरा मीटिंग हुआ, उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, परमानेंट या अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा का। वह संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों के अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखिएगा नियमों की प्रक्रिया पर समिति, इससे रिलेटेड आपका पीआरटी में प्रश्न आया था। ठीक है, किससे संबंधित था आपका, वो हिंदी से संबंधित था, जो हिंदी राजभाषा है, तो हिंदी राजभाषा से संबंधित आपको एक प्रश्न आया था। तो नियमों की प्रक्रिया समिति से वो जुड़ा हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, ये दोनों याद रखिएगा, तीसरा चौथा नहीं याद रखना है। 1950 में आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। फिर 1962 में भारत रत्न इनको मिला था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो खंडित भारत, जिसको अनडिवाइडेड इंडिया बोला जाता है। और यहाँ पे बात करें तो उनकी पुस्तक थी खंडित भारत, जिसको आप इंडिया डिवाइडेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड, तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया इस नाम से, इंडिया डिवाइडेड नाम से खंडित भारत से कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। फिर बापू के कदमों में, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें। ठीक है, महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंसेस बिहार करके था, याद आ गया आपको, पीआरटी में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंसेस। ठीक है, बिहार में इन्हें किसने लिखा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। आगे बढ़ते हैं, और ये फिर बापू के कदमों में। ठीक है, बापू के कदमों में भी ध्यान रखिएगा। फिर कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं पे आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे है। पहला बना था 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा। दूसरा बना, अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन बना था। फिर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन प्लस बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था। तो 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1852, और ये प्रश्न आपके सारे जितने भी हमसे अभी डिस्कस कर रहे हैं इधर राइट नाउ, ये सभी आपके बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में, ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, ये भी पूछा गया। मद्रास महाजन सभा 1884, ये भी पूछा गया। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन लीग 1875, ये भी पूछा गया है, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876 सूर्यनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। तो इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था, पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा प्रकाशक सभा पे आते हैं। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा में बात करें तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोगी द्वारा शुरू किया गया था 1836 में गौरी शंकर तारका बागीस के नेतृत्व में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंग भाषा प्रकाशक सभा कब स्थापित हुआ, तो 1836 में, और राजा राम मोहन राय के अनुयायी लोग थे, सहयोगी थे, और उन्हीं में से एक थे गौरी शंकर तारका बगीस गौरी शंकर तारका बगीस के नेतृत्व में 1836 में शुरू किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन की बात करें, प्रश्न पूछा गया है, लैंड होल्डर सोसाइटी इंग्लिश में बोला जाता है, 1838। भारत की पहली संगठित राजनीतिक सभा थी। संस्थापक सदस्य द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सैनी एवं भवानी चरण मित्र या भवानी चरण बंदोपाध्याय, जो भी नाम आपको याद आ जाए। फिर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो 1843। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ये जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से बना था। फिर है पूना सार्वजनिक सभा 1870, महादेव गोविंद ननाडे संस्थापक थे, स्थान कहाँ, बॉम्बे, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। मद्रास महाजन सभा 1884, मद्रास में संस्थापक तीनों आपको पता होना चाहिए, बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। मद्रास से आप ध्यान रख सकते हैं कि साउथ का इलाका है, साउथ में आपको साउथ वाले नाम मिलेंगे, बी राघवाचारी, अय्यर, ठीक है, आनंद चार्लू, क्लियर है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बॉम्बे का किंग कौन, फिरोज शाह मेहता, ध्यान रखिएगा। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलांग, ये तीन नाम याद रखिएगा। और मुख्यतः जो है फिरोज शाह मेहता ने इसकी स्थापना की थी। बाकी अन्य संस्थापक सदस्य थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग। आगे बढ़ते हैं, इंडियन लीग, तो इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 में शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू किया था। फिर है इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कोई भी नाम आए तीनों एक है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन जनरली दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1876 में। किसने किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अगर आनंद मोहन बोस भी ऑप्शन में आएगा तो आनंद बोस भी ऑप्शन में आ जाएंगे। 5 ऑप्शन होते हैं इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। जनरली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही पूछता है। और इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से महत्वपूर्ण संस्था थी। 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पीछे भी हमने बात किया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस दिन हुई थी तो आपका आंसर होना चाहिए 28 दिसंबर 1885। स्थान क्या है? बॉम्बे। किसने स्थापना की थी? संस्थापक कौन था? तो ए ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम, ठीक है। रिटायर अंग्रेज अधिकारी था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अगर आपसे पूछे तो स्थान यही है बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। पता होना चाहिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के महासचिव अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा जिसने कांग्रेस की स्थापना की वही कांग्रेस का महासचिव है। कौन है? ए ह्यूम। फिर कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जो मद्रास में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर है 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में जो हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहला यूरोपीय अध्यक्ष था जिसका नाम था जॉर्ज यूल। तो 1888 में नाम है, याद है रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय, स्थापना 24 जनवरी 1857। तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 24 जनवरी 1857। क्यों बताया जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम स्नातक आपसे पूछा गया था टीआरई में, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जोधुनाथ बोस आपका ऑप्शन था वहाँ पे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जोधुनाथ बोस नहीं दिया था, ठीक है। 1858 में प्रथम स्नातक बने थे। प्रथम महिला स्नातक भी आपको पता होगा, कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु 1882 में। जब पुरुष की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और महिला की बात करेंगे तो कादम्बनी गांगुली। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर एक ही नाम है। तो प्रथम भारतीय थे जो 1863 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने थे। क्लियर है। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय बने थे। 1869 में भी किया था लेकिन माना नहीं गया था। फिर 1871 में इन्होंने फिर से क्लियर कर लिया था। फिर 1874 में इनसे एक प्रक्रियात्मक त्रुटि हो गई थी, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। फिर उन्होंने 1876 में क्या स्थापित किया? तो इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, जिसके बारे में भी हमने ऊपर बात किया है। आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग एक टॉपिक है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग 1945 से 46 के बीच में, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, 3 अधिकारी आपको नाम ध्यान रखना, कर्नल प्रेम सहगल, ठीक है, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान। तो ध्यान रखिएगा कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख, इनको जो कोर्ट मार्शल के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा आईएनए अभियोग चलाया गया था, ये ट्रायल 1945 से 1946 के मध्य हुए थे, ठीक है। और इस समिति में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस समिति में जो वकील थे भूलाभाई देसाई किसकी अध्यक्षता में, मतलब कौन हेड कर रहा था? तो भूलाभाई देसाई जो है वकीलों के हेड थे। इसके अलावा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, लेफ्टिनेंट, ये सब जो है इन्होंने योगदान दिया था। इनका कोर्ट में केस लड़ रहे थे, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का, कर्नल प्रेम सहगल का, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो का और मेजर जनरल शाहनवाज खान का, ये लोग कोर्ट में केस लड़ रहे थे। और लीड कौन कर रहा था इनको? भूलाभाई देसाई जी। फिर अंतरिम सरकार 1946, बार बार आपसे पूछता, ठीक है। तो कब हुआ था गठन? तो 2 सितंबर 1946, ये आपको पता होना चाहिए। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। और यहाँ पे बात करें तो जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष वायसराय खुद होता था, तो उपाध्यक्ष कौन हो गया? जवाहरलाल नेहरू। और उनके पास एक प्रधानमंत्री की शक्तियाँ नहीं थी उनके जैसे, ठीक है। और अंतरिम कैबिनेट में देखें तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? तो विदेश मामले और राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल के पास तो गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास तो कृषि एवं खाद्य। सी राजगोपालाचारी का आपसे पूछा जाता है शिक्षा और कला। फिर अब बलदेव सिंह, ये भी आपका पूछा गया, ऑप्शंस में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा।
तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय था, लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय इनके पास था, मुस्लिम लीग के थे, जगजीवन राम जी, ठीक है, बाबूजी का ध्यान रखिएगा, श्रम मंत्रालय, जोगिंदर नाथ मंडल कानून मंत्रालय था, और यहाँ पे बात करें तो गजनफर अली खान इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको जो क्या क्या ध्यान रखना है, तो जवाहरलाल नेहरू का आपको पता होना चाहिए, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल, वल्लभ भाई पटेल जी का गृह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद जी कृषि एवं खाद्य, सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, फिर बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय, जगजीवन राम जी का श्रम मंत्रालय, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आसफ अली का रेलवे एवं परिवहन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। फिर है लोकप्रिय नारे, ठीक है, और उनके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो पहला था कि इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, और आपका ऑप्शन में था हसरत मोहानी, तो हसरत मोहानी ने दिया था, और 1921 में जो है इसका प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है। और यह नारा किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था, तो जो है शहीद आजम भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारे को पॉपुलर कर दिया था पूरे भारत में, क्लियर है। और इस नारे को किसने बनाया था, तो हसरत मौलानी ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसको घोषित किया गया था, इसके द्वारा बोला गया था, इनके द्वारा। और यहाँ जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1944 को बर्मा में उन्होंने भाषण दिया था, उसी का एक अंश था। फिर आपसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में, तो इसकी रचना किसने की थी, तो कवि थे बिस्मिल अजीमाबादी। तो ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको पॉपुलर किया, लेकिन इसको रचा किसने था, तो बिस्मिल अजीमाबादी नाम के एक कवि थे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, लिखा था, तो यूसुफ मेहर अली ने। तो ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का जो है रचना की थी, लेकिन इसको जो है लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछा है जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, अगर यूसुफ मेहर अली ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो महात्मा गांधी अगर ऑप्शन में दिए रहेंगे तो आप उनको ले लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक ध्यान रखिएगा, भीड़ को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी द्वारा ये नारा उद्घोषित हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन में आएगा भारत छोड़ में यूसुफ मेहर अली रहेंगे तो आपका यूसुफ मेहर अली आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न को ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनर और एग्जामिनर खुद ही कंफ्यूज होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बात करें, जैसे ये आपका यहाँ पे आपको बताया गया है, ये देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, वहाँ पे ऑप्शन में हसरत मोहानी है नहीं, वहाँ पे ऑप्शन में भगत सिंह है, तो वहाँ पे आंसर भगत सिंह माना था, ठीक है। तो इस वजह से जो है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कई बार खेल हो जाता है ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो पता आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए एक सलामी के रूप में चलन में आया था। और कुछ स्रोतों के अनुसार यह नारा हैदराबाद के एक छात्र जैनुल आबदीन हसन द्वारा कहा गया था, जो जर्मनी में पढ़ाई के दौरान आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, ठीक है। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो है सुबह INA में इसको इस्तेमाल किया जाता था, जय हिंद को। फिर है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो क्या था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में प्रकाशित उनके उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया एक गीत है। आनंद मठ उपन्यास में 1770 के दशक में बंगाल के अंग्रेजों के खिलाफ हुए सन्यासी विद्रोह में का उल्लेख है। तो सन्यासी विद्रोह आपको पता है 1773 से 1800 के बीच में, यानी 1770 के दशक में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो अभी आपको पता होना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मुंडक उपनिषद है, ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है, और इसको 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। तो जो नेशनल मोटो भारत का है उसके इसमें इस्तेमाल किया गया था, और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं फेमस बुक्स पे, ठीक है, कुछ के बारे में हमने बात किया है, कुछ के बारे में बात नहीं किया, उनको भी देख लेते हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी जी की है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी महात्मा गांधी की है, ठीक है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो छोड़ देना उसको छोड़ दीजिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू जी की, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला है वाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ। मैं नास्तिक क्यों किसने लिखा है, तो भगत सिंह ने, ठीक है। फिर द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू जी का है। आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा, लाला लाजपत राय ने। फिर है आर्य समाज, तो आर्य समाज के बारे में हमने बात किया है, लाला लाजपत राय जी ने लिखा है।
आगे बढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। तो स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। आगे बढ़ते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया टीआरई में। आनंद मठ आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। फिर गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जिनके लिए उनको 1913 में पहले भारतीय बने थे जिनको नोबेल मिला था। आगे बढ़ते हैं, जो छोड़ देना उसको छोड़ दीजिएगा। फिर है गीता रहस्य। गीता रहस्य ये किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, मंडाले जेल में लिखा था। फिर आर्कटिक होम इन बेदास। तो आर्कटिक होम इन बेदास को किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत महत्वपूर्ण है भीमराव अम्बेडकर जी का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हमने देखा था, खंडित भारत, इंडिया डिवाइडेड। और ध्यान रखिएगा पुस्तकों का हमेशा इंग्लिश में ही पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी। फिर एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, बापू के कदमों में या महात्मा गांधी के कदमों में, तो राजेंद्र प्रसाद जी। सत्याग्रह इन चंपारण, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। द लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन हमने देखा अरविंदो घोष ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये भी अरविंदो घोष ने। फिर भवानी मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा, भवानी मंदिर अरविंदो घोष से संबंधित है। फिर है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ते हैं, जो छोड़ दे रहे हैं आप उसको छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। फिर है रिपब्लिक, तो रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा था, तो ध्यान रखिएगा रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था? तो प्लेटो ने। पॉलिटिक्स किसने लिखा था? तो अरस्तु ने, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो का है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी तीन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक प्लेटो, पॉलिटिक्स अरस्तु और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, फिर है किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। तो किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है जिससे गांधी जी प्रभावित हुए थे। वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, एडम स्मिथ की पुस्तक है, ठीक है, टीआरई में पूछा गया है, शायद इकोनॉमिक्स में पूछा गया था, तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जीन जैक्स रूसो का, तो रूसो का है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, दो याद रख लीजिए, ठीक है। टीआरई में ऑलरेडी 1 में पूछा जा चुका, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी है? तो मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के संक्षेप तथ्य। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में आप जानते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है। और इन्होंने जो है बात करें तो आरा में, जगदीशपुर में, दानापुर में आदि जगहों पे इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर आपसे पटना पूछे तो बस अलग हो जाएगा, पटना में किसने नेतृत्व किया था? तो पीर अली ने, पीर अली ने, पुस्तक विक्रेता थे। आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं। तो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध थे। संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन हमने आपसे बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, याद आ गया होगा आपको। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पता ही है। प्रश्न आपसे पूछ ले कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पता ही है आपको, श्री कृष्ण सिंह दे या श्री कृष्ण सिन्हा दे, दोनों एक ही है। बाकी जो छोड़ देना उसको छोड़ दीजिएगा, वो जरूरत नहीं है आपको। फिर है यदुनंदन शर्मा कौन थे? तो जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ रेओरा सत्याग्रह, महत्वपूर्ण है। 1938 में रेओरा सत्याग्रह हुआ था, तो रियोरा सत्याग्रह हुआ था या रेओरा सत्याग्रह हुआ था, यदुनंदन शर्मा ने लीड किया था। फिर है सहजानंद सरस्वती जी के बारे में आप जानते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, 1929 में किसान नेता थे, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में इन्होंने की थी, ठीक है, डिटेल में हमने बात कर लिया था। बैकुंठ शुक्ला कौन थे? तो बैकुंठ शुक्ला कौन थे? तो हिंदुस्तान सेवा दल और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोषी ठहराने के लिए फणिनाथ घोष की हत्या के लिए फांसी दी गई थी इनको, ठीक है। तो फणिनाथ घोष की इन्होंने हत्या कर दी थी। फणिनाथ घोष कौन थे? तो ये जो है इन्होंने गवाही दी थी किसके खिलाफ? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ। तो इस वजह से जो है बैकुंठ शुक्ला ने जो है फणिनाथ घोष की हत्या कर दी कि जो है ये देशद्रोही हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए बैकुंठ शुक्ला को।
कार्यानंद शर्मा कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा कौन थे? तो बरहिया ताल किसान आंदोलन के नेता थे 1936, पिछली क्लास में आपसे डिटेल में बात हुआ था। फिर योगेंद्र शुक्ला के बारे में, HSRA के संस्थापक सदस्य थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी संस्थापक सदस्य थे, काला पानी के लिए जेल भेजा गया था। उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, जो ऊपर डिस्कस किया गया बस वही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शीलभद्र याजी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया टीआरई में। तो सुभाष चंद्र बोस के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में किसने काम किया था? तो शीलभद्र याजी ने, ध्यान रखिएगा। फिर है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार से प्रकाशित प्रसिद्ध समाचार पत्र और उनके प्रकाशक, ठीक है। आते हैं जो महत्वपूर्ण, बस आपको उतना ही बताया जाएगा। तो अखबार ए बिहार किसका था, किसने शुरू किया था? विलियम टेलर ने। फिर बिहार बंधु, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी अखबार। प्रश्न आपसे पूछे बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन था? तो बिहार बंधु। और किसने स्टार्ट किया था? बाल कृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट ने। फिर है द बिहार हेराल्ड। तो द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था 1875 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमने पिछली क्लास में भी इसकी बात की थी। फिर आते हैं बिहार टाइम्स। 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, जो छोड़ दिया जा रहा है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, जो आपके काम का नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा है वो। तो बिहार टाइम्स 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर है द इंडियन क्रॉनिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार टाइम्स ये आपका हो चुका है। सर्चलाइट महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है सर्चलाइट, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। तो सर्चलाइट किसने स्टार्ट किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। मदरलैंड किसने स्टार्ट किया था? महत्वपूर्ण है, 1921 में मौलाना मजहरुल हक। हमने आपसे याद कैसे कराया था आपको? सच्चिदानंद सिन्हा तो सर्चलाइट, मौलाना मजहरुल हक तो मदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। पटना टाइम्स किसने स्टार्ट किया था? तो द पटना टाइम्स 1924 में मोहम्मद यूनिस, जो कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने द पटना टाइम्स 1924 में शुरू किया था। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि द इंडियन नेशन दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 1931 है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। तो इंडियन नेशन की जो समाचार पत्र था वो कब प्रारंभ गया था 1931 में, किसके द्वारा? तो दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। महत्वपूर्ण है, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, तो ध्यान रखिएगा। फिर आर्यवर्त भी ध्यान रखिएगा। आर्यवर्त 1941 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन नेशन पूछा जा चुका है 1931, सही कर लीजिएगा इसको। फिर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना से ही जो है भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और संविधान सभा, इस कैबिनेट मिशन की बात करें तो 3 सदस्य थे इसमें। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे, अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। फिर एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो 3 नाम ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन देख लेते हैं, आप काफ़ी परेशान थे तो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन बस उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहला आता बम्बई अधिवेशन 1885, अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, पहला था ये, प्रथम था। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हमने बात कर लिया आपसे, वो क्लियर हो गया, अब उसको रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर है कलकत्ता अधिवेशन 1896, ठीक है। और यहाँ पे आपको अध्यक्ष नहीं पूछेगा वंदे मातरम गीत पहली बार अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1901, तो दिनसा ई वाचा थे और गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, क्लियर है। कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। और स्वराज बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 संकल्प अपनाए गए थे। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से संकल्प अपनाए गए थे? तो स्वराज पे, बहिष्कार आंदोलन पे, स्वदेशी पे और राष्ट्रीय शिक्षा पे। फिर सूरज अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष थे और कांग्रेस इसमें 2 समूह में विभाजित हो गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी। और नरमपंथी नेता कौन थे? तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, गर्मपंथी बस याद कर लीजिए, बाल पाल लाल, ठीक है, बाल पाल लाल, अरविंदो घोष, बस 4 नाम आपको याद रखने, बाकी जो बच्चे आपके उधर हो जाएंगे, बाकी आप नाम से भी देख लीजिए। तो WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब आपके मुख्य नरमपंथी नेता थे। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1911, ये क्यों खास था भाई? तो पहले तो ध्यान, अध्यक्ष कौन थे? तो BN धार अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय जनगण मन, ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था, तो 1911 इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं फेमस हमारे बांकीपुर अधिवेशन पे, ठीक है। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिन्हा मधुलकर, जिनको RN मधुलकर कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार टीआरई में पूछा जा चुका है। और ये बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। तो बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, बांकीपुर में, अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। फिर अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और कांग्रेस 2 गुटों, नरम दल और गरम दल के बीच में एकता आ गई थी, जुड़ गए थे वापस से फिर से। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था इसी में।
और इसी अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ही जो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आए थे और चंपारण का मुद्दा पहली बार जो कांग्रेस के समक्ष आया था। ये भी प्रश्न आपसे टीआरई में ऐसे ही पूछा गया जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे। फिर कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 1917, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखिएगा ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर आते हैं नागपुर अधिवेशन पे, और सी बी विजय राघवाचारी थे, तो सी विजय राघवाचार्य जो है नागपुर अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष थे। फिर है, और इसमें ही जो है महात्मा मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। फिर गया अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण, 1922 में अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी, जिनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था। और विधान परिषद में प्रवेश पर सहमति न बन पाने के कारण चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है 1923 में, मतलब कांग्रेस से अलग हो गए थे, और 1923 में 1 जनवरी आपको बताया गया था, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। और साथ में रिपीट करा दे रहे हैं आपको, गया अधिवेशन में कौन सी जनजाति आई थी? तो उराव जनजाति, ठीक है। और किसके नेतृत्व में आई थी? तो गुलाब तिवारी के नेतृत्व में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, पहली बार महात्मा गांधी ने किसी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और वहाँ था बेलगांव अधिवेशन 1924। फिर महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। फिर कानपुर कांग्रेस अधिवेशन 1925 बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। क्यों खास था? क्योंकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, वो आयरिश मूल की थी, आयरलैंड की थी, ठीक है, तो विदेशी महिला थी। लेकिन अगर पूछे आपसे प्रश्न कि पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय महिला अध्यक्ष जब आएगा तो आपका आंसर सरोजिनी नायडू 1925, कहाँ पे? तो कानपुर में। फिर लाहौर अधिवेशन 1929 बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था, पहली बार मनाया गया था। फैजपुर अधिवेशन 1937, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन महत्वपूर्ण है, तो हरिपुरा में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार बने थे 1938 में। और यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपका टीआरई में पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC 1938 में किसके अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सारा बवाल यहीं पे हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इन्होंने जो है किसको हरा के बने थे? ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, तो पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो है पुनर्निर्वाचित तो हो गए, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना था गांधी जी के मतभेद के कारण, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त चुन लिया गया था। फिर है ध्यान रखिएगा 1940 से 46 के बीच में, 1940 से 46 के बीच में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सबसे लंबे समय तक, जब आपसे प्रश्न पूछे सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब तक थे? 1940 से 46 तक। फिर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने? JB कृपलानी, ठीक है। तो भारत की आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था। फिर बिहार में स्थापित महत्वपूर्ण संगठन पार्टियां, तो फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो बिहार प्रांतीय संघ 1908, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय संघ 1908 में सैयद अली इमाम ने स्थापना किया था। स्वराज दल 1923 बहुत महत्वपूर्ण है, ये पिछली क्लास में नहीं हो पाया था, तो ध्यान रखिएगा। स्वराज दल 1923 में श्री कृष्ण सिन्हा ने स्टार्ट किया था, या श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वराज दल 1923 में स्थापना किया था। फिर अखिल भारतीय चरखा संघ, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, तो महात्मा गांधी के बारे में हमने देख लिया है। फिर है बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा किसने स्थापित किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वदेशी लीग 1930, सैयद अली इमाम अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी लीग 1930, सैयद अली इमाम अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष थे। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी, प्रश्न आपका पूछा गया है, तो राम वृक्ष बेनी 1931। तो ध्यान रखिएगा, बिहार कांग्रेस से जब आएगा तो 1934 होगा, जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी होगा तो 1931 होगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा का नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। फिर है बिहार, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, जयप्रकाश नारायण सचिव थे, आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, पता है आपको। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब बात करेगा, कांग्रेस वर्ड आएगा तो 1934, जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी आएगा तो 1931, ये फ़र्क है। आज़ाद दस्ता कब स्थापित हुआ था? 1942 में जयप्रकाश नारायण द्वारा। और सियाराम दल की स्थापना किसने की थी? तो सियाराम सिंह ने की थी। तो सियाराम दल की स्थापना भी जो है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है। तो सियाराम सिंह ने की थी, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर युवा बंगाल आंदोलन आपसे पूछा गया था, तो जान लीजिए
हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, इनका पूरा नाम था। इसके संस्थापक थे युवा बंगाल आंदोलन के हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। और ये डेरोजियो जो है 1826 से 31 के मध्य हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे, कलकत्ता के, ठीक है, हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे, तो ध्यान रखिएगा। और इनके जो अनुयायी थे, इनको जो फॉलोअर्स थे, इनको डेरोजियंस बोला जाता था, ठीक है। जैसे आप विराट कोहली के फ़ैन हो तो आप अपने आप को विराट कोहलियंस कहिए, ठीक है। ऐसे ही तो जो है डेरोजियंस के नाम से जाना जाता था। और इनका उद्देश्य क्या था, तो युवा बंगाल आंदोलन पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के खिलाफ एक आंदोलन था। इनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा का समर्थन करना, प्रेस और सार्वजनिक संघों के माध्यम से जनता को वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवालों पर शिक्षित करना वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला मंत्रिमंडल और उसका विभाग, तो पिछले वाले से कुछ मिलता जुलता। जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, तो वल्लभ भाई पटेल फिर से गृह मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री होंगे इस बार, विदेश मामले उनके अंडर में होंगे, राष्ट्रमंडल होगा। राजेंद्र प्रसाद जी फिर से खाद्य एवं कृषि। बी आर अम्बेडकर, बहुत महत्वपूर्ण है, बी आर अम्बेडकर जो पहला, ध्यान रखिएगा, जो भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था, भारत का पहला मंत्रिमंडल, वहाँ पे जो है भीमराव अम्बेडकर को कौन सा मंत्रालय मिला था, तो कानून मंत्रालय। जगजीवन राम को पुनः श्रम मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, महत्वपूर्ण है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योगों में आपूर्ति। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय फिर से। राजकुमारी अमृत कौर, ध्यान रखिएगा, एकमात्र महिला सदस्य थी कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में एकमात्र महिला सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर जी। फिर आइए देख लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रह्म समाज जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी ने कब स्टार्ट किया था, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं 1928, ठीक है, 1928 में किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, कब की थी, तो 1875 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, कमेंट करके आप बताइए किस वर्ष। फिर प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में किया था इन्होंने। फिर तत्वबोधिनी सभा कब स्थापित हुआ था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन, ये छोड़ दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन किसने, तो स्वामी विवेकानंद, कब, 1897 में। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईबी रामास्वामी नायकर, पेरियार के नाम से जाने जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईबी रामास्वामी नायकर। और ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए टीआरई में, जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। 1925 में इन्होंने स्थापित किया था। अभिनव भारत 50 बार पूछा हो गया बीपीएससी टीआरई में, तो बीडी सावरकर जी ने 1904 में स्थापना की थी, ठीक है। और ये मित्र मेला नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसी का नाम बदल के जो है अभिनव भारत कर दिया गया था। फिर उन्होंने 1906 में लंदन में भी अभिनव भारत की स्थापना की थी, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार सुर्खपोश आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको पता है 1929 में इन्होंने स्टार्ट किया था खुदाई खिदमतगार को। फिर 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है उत्तर पश्चिम जो सीमांत था वहाँ पे इन्होंने जो है लीड किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, वर्ष 1905। फिर है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, थोड़ा सा फर्क है, तो लाला लाजपत राय जी। फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम एचपी ब्लातोस्की, कर्नल आलकाट। तो दो नाम याद रखिएगा, मैडम ब्लातोस्की और कर्नल आलकाट, दो नाम थे। और हमने इसके बारे में डिटेल में आपसे बात किया था कि 1893 में, कब, 1893 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। फिर 1907 में अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। बाकी उससे पहले उनका थियोसॉफिकल सोसाइटी से कोई संबंध नहीं था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर वो मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था, भारत में। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, वर्ष 1875। तो ध्यान रखिएगा अलीगढ़ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। और अलीगढ़ जो ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी पूछे तो 1875, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन आपसे पूछा गया था, तो वहाबी आंदोलन आपका शाह वलीउल्लाह देहलवी और सैयद अहमद बरेलवी। और वहाबी आंदोलन किससे संबंधित था, आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, तो दाढ़ी से रिलेटेड था, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो दाढ़ी से रिलेटेड, कर वगैरह के विरोध में। फिर होम रूल लीग का आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में हेडक्वार्टर बनाया था, स्थापना किया था बेलगांव में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, पूना में। एनी बेसेंट ने जो है मद्रास में हेडक्वार्टर बनाया था और सितंबर 1916 में स्थापना किया था। फिर है भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, विनोबा भावे, हमने डिटेल में इनके बारे में बात किया है, ठीक है।
फिर है पीर मोहम्मद मुनीस कौन थे, तो पीर मोहम्मद मुनीस, ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आपका बीपीएससी स्पेशल है। तो पीर मोहम्मद मुनीस कौन थे, तो चंपारण जिले के एक हिंदी पत्रकार थे। उनका हिंदी अखबार था प्रताप, उसी के लिए लिखते थे। और प्रताप में ही जो है उन्होंने लेख लिखा था जिससे गांधी जी को महात्मा गांधी जी का ध्यान चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया था। तो ध्यान रखिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने राजकुमार शुक्ला के साथ मिलकर महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए राजी भी किया था। और राजकुमार शुक्ला ने, आपको पता है कि ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। और ये किसके कहने पे गए थे, तो आपको पता है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास पूरा होता है मैराथन का। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो है ऐसे ही मिक्स मैराथन आपको दी जाएंगी। तो आपको क्लासेस कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ में कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि क्या हम आपको जो है करंट अफेयर्स की क्लास जो है लेके आए आपके लिए मंथली। ठीक है, और ठीक है, और कमेंट करिए और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सहयोग करिए। हम आपके लिए जो है पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। धन्यवाद आपका सभी का देखने के लिए।